खुद को अट्रैक्टिव बनाना और अपनी लाइफ को अपॉर्चुनिटीज से भरना आपकी ड्यूटी है। अपनी लुक्स पर काम करने का मतलब है एक ऐसा एसेट बनाना जो आपको ज्यादा परसुएसिव पावर, अटेंशन, हाई कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग और पैसा ला कर देगा। बीइंग अट्रैक्टिव इज लिटरली एन अनफेयर एडवांटेज इन दिस वर्ल्ड। और तभी आज के एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि चाहे आपके जीन्स कैसे भी हो, कैसे आप खुद को 3 या 4 लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस से उठाकर 7 या 8 लेवल तक लेकर जा सकते हो। टिप नंबर 1, ग्रो आउट योर हेयर। अगर आप बोलो कि सौरभ तुम्हारे पास एक एडवांटेज है इन बिल्डिंग ऑल दिस मसल, बिकॉज हम भी जिम में ट्रेन करते हैं लेकिन ऐसी शेप, ऐसा साइज हमारा नहीं आ पाता। ऑल्दो ये सच नहीं है, बट एक सेकंड के लिए मैं बोलूंगा ठीक है भाई, व्हाटएवर यू से, बट व्हेन इट कम्स टू माय हेयर, भाई मुझे लिटरली ऐसा फील होता है आई हैव द वर्स्ट हेयर जेनेटिक्स इन माई इंटायर ब्लड लाइन। और जितने पूरी ब्लड लाइन में मेरे मर्द थे उनका सारा बुरा कर्मा मेरे सर पर आकर चिपक गया है। दिस इज हाउ बैड इट वॉज। और एक पॉइंट पर मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है मेरे बाल तो आने नहीं वाले, तो मैं छोड़ ही देता हूं। बिकॉज स्कूल के टाइम पर ये होने लग गया था, जो एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाला लुक होता है जो सर पर ऐसे 3 सा बन जाता है, वो मेरे स्कूल के टाइम से ही होना शुरू हो गया था। और कॉलेज में जब मेरा ब्रेकअप हुआ, आई वॉज लाइक यार ना पापा के बाल हैं, ना चाचा के बाल हैं, ना दादा के बाल थे, मेरे भी जाने ही हैं। तो डिप्रेशन में आप और ज्यादा मोटिवेटेड होते हो एक बड़ा स्टेप लेने के लिए। तो मैंने ट्रिमर उठाया और मैंने खुद को गंजा कर लिया। उसके बाद मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया जिस पर आज आप ये वीडियो देख रहे हो। और इस चैनल का पहला नाम था साइकोलॉजी हिंदी, जिस पर मैं फेसलेस वीडियोस डालता था। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब चैनल ग्रो होने लगा, मेरे को लगा कि मेरे को पर्सनल ब्रांडिंग की साइड ज्यादा लीन करना चाहिए। वहां पर ज्यादा पैसा है, ज्यादा फेम है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई वाज लाइक कि चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। देन आई स्विच्ड माई माइंड और मैंने खुद को बोला कि नहीं, आई नीड टू बी अट्रैक्टिव। बिकॉज जितना मैं खुद को अट्रैक्टिव बनाऊंगा, अगर मैं 3 या 4 हूं, इफ आई कैन बिकम अ 5, 6 और 7 और 8, वो एक अनफेयर एडवांटेज होगी। बिकॉज हम जितना भी बोलें कि लुक्स, अगलीनेस, ये सब मैटर नहीं करता, सब मैटर करता है अगर आप खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। गारंटीड है ये, आप ज्यादा पैसा कमाओगे, लोग आपको ज्यादा अटेंशन देंगे और वो आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे, चाहे आप बुरे हो तब भी। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद माय हेयर। और मैंने हर चीज ट्राई की, जितनी भी मार्केट में चीजें हैं, कोई भी सिरम है, कोई भी मिनॉक्सिडिल है, फिनास्ट्राइड है, एनीथिंग यू नेम इट, मैंने वो चीज ट्राई की है। एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस। जब मैंने कंसिस्टेंटली अपने हेयर को रीग्रो करने पर काम करा था, आई स्टार्टेड दैट वर्क विद मिनॉक्सिडिल एंड देन मिनॉक्सिफिन, जो मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड का कॉम्बिनेशन होता है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली आपके स्कैल्प तक ब्लड को भेजता है, और फिनास्ट्राइड जो हमारे स्कैल्प में डीएसटी होता है, जिस वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, वो उस डीएसटी को कम करता है। और शुरुआत में रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बिकॉज थोड़े ही महीनों के बाद मेरे को लग रहा था कि मेरे स्कैल्प पर जहां जहां पे पहले बॉल्डनेस हो रही थी, वहां पर अब बेबी हेयर आना चालू हो गए हैं। बट वहां पर एक बहुत वियर्ड पैटर्न था, बेबी हेयर आते थे और फिर वो चले जाते थे। मे बी ये आपके साथ भी हो रहा हो। तो वहां पर मैंने एक और चीज नोटिस करी कि जब भी मैं कोई सिरम अपने बालों में लगा रहा हूं या फिर ये मिनॉक्सिफिन लगा रहा हूं, ये एक रेजिड्यू छोड़ के जाता है, जिसके बाद मेरा स्कैल्प बहुत ज्यादा डैंड्रफ प्रोड्यूस करता है। और डैंड्रफ से हमारा कॉमन सेंस ये बोलती है कि डैंड्रफ मींस स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है। तो मैंने ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दी, हर तरह के ऑयल्स, कोकोनट में पता नहीं आप मेथी के दाने मिला के, जो पॉपुलर ट्रेंड चल रहा होता है, उसमें प्याज और कैस्टर ऑयल के साथ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जो भी ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, आई ट्राइड देम ऑल। बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। जैसे ही जरा से बेबी हेयर आते थे, डैंड्रफ बढ़ता था, और डैंड्रफ हटने के साथ वो बेबी हेयर भी जा रहे थे। बट देन माई वाइफ सजेस्टेड मी कि सौरभ, जस्ट बिकॉज यू हैव एन ऑयली बॉडी टाइप, जैसे 3 बॉडी टाइप होते हैं, वात, पित्त, कफ। मेरा बॉडी टाइप है पित्त, मतलब मेरी बॉडी में हीट ज्यादा होती है और मेरी जो नोज है, मेरा जो स्कैल्प है, ये ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो मेरे को उतना ऑयल लगाने की जरूरत है ही नहीं। एंड शी सजेस्टेड मी कि सौरभ, ट्राई टू शैम्पू मोर, ताकि ये जो ऑयल इकट्ठा हो रहा है और जिस वजह से मे बी जो पोर्स हैं, जो स्कैल्प में जो प्रोडक्ट को पी सकता है आपका हेयर, वो पी ही नहीं पा रहा होगा, बिकॉज वहां पर एक ऑयल की या फिर डैंड्रफ की कवरिंग है। तो आई स्टार्टेड शैम्पूइंग मोर। दिस इज माई फेवरेट शैम्पू, जिसे यूज करने के बाद मेरा हेयर ग्रोथ काफी स्टेबल और कंसिस्टेंट हुआ है। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे, एक्चुअल में मैं ये यूज करता हूँ हर 2 से 3 दिन के बाद। एंड आई ऑल्सो यूज दिस वन, क्योर स्किन। तो दिस इज मोर ऑन द नेचुरल साइड, जब मेरे को थोड़ा माइल्ड वॉश चाहिए और हर 2-3 दिन बाद मेरे को काफ़ी फ्रीक्वेंट अगर हेयर वॉशिंग करनी है, अगर एवरीडे भी करनी है, अगर मेरे को शूट करना है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है, तो आई यूज़ दिस। अगर मेरे को थॉरो क्लीनिंग चाहिए, बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं, तो इट इज़ क्योर स्किन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की है, मैंने ऑल्सो
माइक्रो नीडलिंग ट्राई की है, बाल यंत्र जो होता है वुडन का, जो उतना इन्वेसिव नहीं होता, मैंने वो भी ट्राई किया है, बट उसके साथ मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और मेरे को लगता है कि रूटीन में उन चीज़ों को ऐड करना चाहिए जो बहुत स्विफ्टली और नेचुरली ऐड हो पाए। तो एक और चीज़ जो मैंने ऐड करी है जिससे मेरी हेयर डेंसिटी के साथ साथ मेरे हेयर की हेल्थ भी इंप्रूव हुई है, इट इज़ बेसिकली हेड मसाजेस। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेरी सिंपल टू डू। टेक योर 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और थंब, और बस अपने स्कैल्प को अलग अलग जगह पर पिंच करो, और इसके साथ ही अपने दोनों हाथों को लो और अपने स्कैल्प को मूव करो। बिकॉज रिसेंटली मैं काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसे देख रहा हूँ जहाँ पर एक फाइंडिंग बार बार मुझे देखने को मिली है। वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमारा हेयर लॉस तभी होता है जब हमारा स्कैल्प अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करता है, जब स्कैल्प बहुत ज़्यादा टाइट और स्टिफ हो जाता है। बिकॉज स्टिफ होते ही हमारे स्कैल्प तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो जब आप मैनुअली अपने स्कैल्प को जगाते हो, उसको मसाज करते हो, आप वहां पर ब्लड फ्लो को भेजते हो और आप अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हो। सो अगर हम इस सारी इंफॉर्मेशन को जोड़ें और इसके बेसिस पर एक हेयर रीग्रोथ प्लान बनाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, हैव द राइट माइंडसेट दैट यू कैन लुक बेटर। अगर आपके 90% हेयर चले भी गए हैं या फिर आप हर रोज नहाते हुए देखते हो कि आपके कितने सारे बाल टूट रहे हैं, डज नॉट मैटर। हैव द राइट माइंडसेट, यू कैन लुक बेटर। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा काबिल हो। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। डोंट जस्ट से कि मैं बस अमीर हो जाऊंगा, और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर अमीर होने के रास्ते में आपको कोई अनफेयर एडवांटेज मिल सकती है तो ले लो ना। क्यों आपको इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना है? करो भाई मस्ती बीच में। जो भी आपका ड्रीम है आप उसको रियलिटी बना सकते हो बिना खुद पर इतने ज़्यादा हार्श हुए। अगर रास्ते में आपको अटेंशन मिल रही है, अगर आपको लोग प्रेज कर रहे हैं, अगर आप डील्स कर रहे हो, वो डील्स जल्दी क्लोज हो पा रही है, ज़्यादा डील्स क्लोज हो पा रही है, आप घर पर ज़्यादा पैसा ला पा रहे हो, अपने लव्ड वंस को ज़्यादा चीज़ें दे पा रहे हो, तो इजंट दैट अ गुड थिंग? यही तो आपका गोल है। तो अट्रैक्टिवनेस की कोई डाउन साइड नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा बनो। हैव दिस माइंडसेट एंड देन सेकेंडली फिगर आउट कि आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन ऑयली है मेरी तरह, स्टार्ट यूजिंग दीज शैम्पूज और अपना इतना ज़्यादा हेड को लोड करने की कोशिश मत करो। इसके दूसरे एंड पर अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट यू स्टार्ट यूजिंग कैस्टर ऑयल। बिकॉज बाकी सारे ऑयल्स के कंपैरिजन में ये एक ऐसा ऑयल होता है जो सबसे ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करता है। यानी अगर आप कोई भी सिरम लगाते हो ऑन इट्स ओन तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा अगर आप उस सिरम को कैस्टर ऑयल के साथ लगाते हो। बिकॉज ये किसी भी चीज़ के साथ मिलने पर उसको और ज़्यादा गहराई में लेकर जाता है और आपका जो हेयर शाफ्ट होता है वो ज़्यादा नरिश हो पाता है। इसके बाद स्टार्ट यूजिंग मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड। लेकिन अगर आपकी एज 18-20 साल से कम है तो मैं बोलूंगा फिनेस्ट्राइड को हटा दो एंड जस्ट यूज मिनॉक्सिडिल। और मिनॉक्सिडिल को भी ऑयल की तरह यूज करने के बजाय जहां पर भी यूज कर रहे हो जस्ट यूज 1 और मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स एट अ प्लेस, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। इसके बाद यूज अ लाइट सिरम। ये हेयर सिरम्स हैं, दिस इज फ्रॉम बेयर एनाटॉमी, दिस इज फ्रॉम क्योर स्किन, दोनों अच्छी सिरम्स हैं, बट द बेस्ट वन इज विश केयर। विश केयर की सिरम जो है मेरे को बेस्ट लगती है बिकॉज इसमें कैफीन है, बायोटिन है और जो भी सारी इसमें चीज़ें हैं, रिडेंसिल वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस सिरम इज़ ये बहुत ज़्यादा भारी और थिक है तो आपको ज़्यादा शैम्पू करना पड़ता है। तो जिस भी इंसान के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा थिन है पहले, ये शायद उनके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। बट अगर आपके हेयर नॉर्मल टू ऑयली हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिरम्स, जो कि थोड़ी भारी साइड पे है बट बेस्ट है। इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स एक सिरम में होने चाहिए उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं एंड आई लव दिस। एंड इन सारी चीज़ों के अलावा डू योर हेड मसाजेस। जब भी आपको मौका मिले अपने हेड को मसाज करो, नहाते हुए, शैम्पू लगाते हुए या फिर बस सोने से पहले। जितनी ज़्यादा मसाज करोगे, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल भी ना करो एक्सेप्ट शैम्पू, बाकी सारी चीज़ें हटा दो, जस्ट शैम्पू एंड मसाजेस, उससे भी आपका काम हो जाएगा। एंड वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग योर हेयर, कीप ग्रोइंग देम। और बस ये कॉर्नर वाला आपके बाल होते हैं जो कानों पर आते हैं, बस यहाँ से कटवाओ, बीच के कटवाने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम ग्रो एंड हैव सम करेक्टर इन योर हेयर। मतलब बालों को बार बार फेड देने के बजाय, बार बार जो टिपिकल जेंजी का हेयर स्टाइल होता है उसको फॉलो करने के बजाय एड सम टेक्सचर। टिप नंबर 2, डी ब्लोट योर फेस। बहुत से लोगों को लगता है कि वो उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते क्योंकि उनके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं है, उनकी जॉ लाइन उतनी शार्प नहीं है या फिर फेस में कोई और कमी है। लेकिन असल में जो चीज आपको आपका बेस्ट लगने से रोक रही होती है वो इन सारी चीजों से काफी सिंपल होती है, यानी फ्लूइड रिटेंशन, जिसे आम भाषा में हम ब्लोटिंग भी बोलते हैं। ब्लोटिंग का सबसे बड़ा साइन ये होता है
कि आपका फेस ज्यादा वीक, गोल और बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। लेकिन हमारे अंदर ये ब्लोटिंग होती क्यों है? सी, आपकी बॉडी में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इससे अपनी बॉडी में मौजूद एक ड्रेनेज नेटवर्क की तरह सोचो, जिसका काम होता है अलग अलग टिश्यूज के पास जाना और उन टिश्यूज से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसको ठिकाने लगाना। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरीके से हमारे ब्लड को इधर से उधर भेजने के लिए हमारा हार्ट 24 घंटे उसको पंप कर रहा होता है ताकि वो मूव कर पाए, सेम तरीके से हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड्स के पास इधर से उधर मूव करने के लिए कोई भी पंप मौजूद नहीं होता। हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड तभी मूव करता है जब हम उसे मूव करवाते हैं। यही वजह है कि क्यों सुबह उठने के बाद आपका फेस पिछली रात से ज्यादा सॉफ्ट लग रहा होता है, बिकॉज आप 7-8 घंटे के लिए एक ही जगह पर लेटे हुए थे, जिससे आपका सारा फ्लूइड आपकी आईज के नीचे, आपके चीक्स के अराउंड और आपकी जॉ के अराउंड इकट्ठा हो जाता है। यही वजह है कि क्यों जब आप एक हाईली सॉल्टी मील खाते हो, आप बहुत लंबा ट्रैवल करते हो या फिर आप एक जगह घंटों तक बैठकर काम करते हो, तब आपका फेस अपनी डेफिनेशन लूज कर देता है। यानी जिस फेस को लोग बोलते हैं कि ये एक टायर्ड फेस है या फिर एक फैट फेस है, इट इज बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन। सो इट मेक्स सेंस कि हम रेगुलरली इस फ्लूइड को ड्रेन करें, और ऐसा करना बहुत ज्यादा इजी भी है। द फर्स्ट वे टू ड्रेन योर फ्लूइड्स इज टू मसाज योर फेस। इस स्टडी में देखा गया कि फेशियल मसाज लिम्फेटिक ड्रेनेज को प्रमोट करता है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपने फेस को मसाज करते हो तो इससे आपकी फेशियल मेजरमेंट्स तक रिड्यूस होती हैं। यानी अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपने फेस को मसाज करते हो, वहां तक खून को भेजते हो और लिम्फ को मूव करते हो, तो इससे आपका फेस ज्यादा चिजल्ड लगता है और आप एक ऐसी अपीयरेंस देते हो जैसे आपने अपना बॉडी वेट 3 से 4 किलो लूज किया हो। बट आप किस डायरेक्शन में मसाज करते हो ये ज्यादा मैटर करता है बजाय मसाज के प्रेशर के, बिकॉज हमारे फेस में हमारी आईज और हमारे ईयर्स के अराउंड कई ड्रेनेज पॉइंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्स। यानी यहां पर ही सारा कचरा कलेक्ट होता है। तो सही मूवमेंट जो होती है, चाहे आप फेशियल रोलर का इस्तेमाल करो, ग्वाशा का इस्तेमाल करो या फिर मेरी तरह फिंगर्स का इस्तेमाल करो, फर्स्ट लुब्रिकेट योर फेस। अपने फेस पर कोई मॉइस्चराइजर, कोई ऑयल आप लगा सकते हो, देन टेक योर फिंगर्स एंड यूज दिस मूवमेंट। आप प्रेशर का इस्तेमाल करोगे और आईज के नीचे से शुरुआत करने से लेकर आप एंड करोगे अपने ईयर्स के पास। ड्रेनेज पॉइंट्स यहां पर भी हैं और यहां पर भी। तो मूवमेंट ये होगी। सेकेंडली, मूव योर बॉडी, बिकॉज आपकी मसल्स ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पंप की तरह काम करती हैं। तो जितना आप मूव करते हो, जितना आप कोई स्पोर्ट खेलते हो या फिर जिम में जाकर खुद की बॉडी को ट्रेन करते हो, उतना ही ज्यादा आपका लिम्फेटिक फ्लूइड मूव करता है और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर धकेलता है। यही वजह है कि क्यों जो एथलीट्स होते हैं उनका फेस इतना चिजल्ड और शार्प होता है, बिकॉज वो 5 से 6 घंटे तक ट्रेन कर रहे होते हैं और 5 से 6 घंटे तक उनका लिम्फेटिक सिस्टम कचरे को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। थर्डली, हाइड्रेट योरसेल्फ। लिम्फेटिक फ्लूइड 95% पानी का बना होता है। तो जब आप पूरी रात सोते हो और सुबह डिहाइड्रेटेड उठते हो, तब आपका फेस काफी राउंड और काफी वीक लगता है। जब आपकी बॉडी में इनफ पानी नहीं जा रहा होता, तब आपका लिम्फेटिक फ्लूइड काफी गाढ़ा और काफी स्लो हो जाता है। और इसके बाद चाहे आप जितना मर्जी ट्रेन कर लो, जितना मर्जी वॉक कर लो, जितना मर्जी आप पसीने निकाल लो, आपकी बॉडी में जब पानी ही नहीं है तो ये ड्रेनेज सिस्टम उतनी अच्छी तरीके से काम कर ही नहीं सकता। सो ड्रिंक मोर वाटर। इन चीजों के साथ फेस को और ज्यादा शार्प और फ्रेश फील देने के लिए टिप नंबर 3 है, कट योर कैलोरीज एंड रिड्यूस योर शुगर। ये अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का और ज्यादा फ्रेश लगने का एक और फ्री तरीका है कि आप जितना रेगुलरली खाते हो उससे थोड़ा सा कम खाओ। बिकॉज एक बड़ा रीजन कि क्यों लोग इतना फैशन करने के बाद, अपनी हेयर स्टाइल्स चेंज करने के बाद, बियर्ड की लुक चेंज करने के बाद भी उतने सुंदर नहीं लगते, इट इज ओनली बिकॉज वो मोटे हैं। और मोटापा सिर्फ आपके पेट के अराउंड इकट्ठा नहीं होता, वो आपके फेस के अराउंड, आपकी जॉ के अराउंड, आपकी नेक के अराउंड, आपके चेस्ट के अराउंड हर जगह पर इकट्ठा होता है। और जब आप इस फैट को लूज करते हो, आपकी पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। इमेजिन करो कि आपको सालों पहले किसी ने एक बहुत सुंदर कलाकृति गिफ्ट करी, लेकिन आपने उसके ऊपर चादर डाल दी और आपने उसको साइड कर दिया। अभी भी वो कलाकृति कहीं गायब नहीं हुई है, इट इज स्टिल देयर, बट वो कवर्ड है। सेम चीज है आपकी बॉडी। You don't know how hot you can look, how attractive you can look just by reducing your fat. हर इंसान को एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में सिंगल डिजिट बॉडी फैट पर आकर अपनी एब्स को निकाल कर ये देखना चाहिए कि वो कितना ज्यादा अच्छा लग सकता है। नॉट जस्ट फॉर द विजुअल रीजन कि हाँ मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मेरे पर लोगों की अटेंशन है, वो अच्छी चीज है। आप में कॉन्फिडेंस आता है, लोगों की आपके ऊपर अटेंशन है, एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। आप किसी से भी जाकर बात कर सकते हो और आपको पता है कि यू आर द मैन, आप हो कुछ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको प्रोसेस में समझ आता है कि इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। यू अर्न योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। आप मिरर में जब खुद को देखते हो, आप नजरें नहीं चुराते हो। जब आप किसी इंसान को देखते हो जो आपसे स्टेटस में ऊपर है, आप उसको देख पाते हो, बिकॉज आप कोई लूजर नहीं हो,
आप मेहनत करते हो, आप खुद पर ध्यान देते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चेंजेस योर सेल्फ इमेज फॉर एवर। और इसे शुरू करने का सबसे आसान तरीका होता है अपनी डाइट में से शुगर को हटाना। आई डोंट थिंक कि ज्यादातर लोगों को ये रियलाइज भी होता है कि वो जाने अनजाने में हेल्दी चीजें खाते हुए भी अपनी बॉडी में कितनी ज्यादा शुगर डालते हैं। जब आप सॉसेज ले रहे होते हो अपने खाने के साथ, जब आप ब्रेड्स खा रहे होते हो, ऑरेंज जूस पी रहे होते हो, शहद खा रहे होते हो, या फिर हेल्दी प्रोटीन बार्स ले रहे होते हो, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा शुगर होता है। अभी रिसेंटली होल ट्रुथ जो प्रोटीन कंपनी है, उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड आई लव दैट कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उन्होंने अपनी एक पैकेजिंग पर लिखा दैट देयर प्रोटीन बार कंटेन्स 0 शुगर। बट अगर आप पीछे करके देखो तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो स्वीटनर के लिए डेट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, बट क्लेम ये है कि उसमें कोई शुगर है ही नहीं। तो अगर कोई इंसान जो पीछे करके उसको नहीं देखेगा, उसको ये लगेगा कि उसकी बॉडी में कोई शुगर नहीं जा रहा। बट जाने अनजाने में हम यही गलती करते हैं, और सीईओ ने इस पे बोला भी है कि इट इज देयर मिस्टेक, कि उसे अपनी ब्रांडिंग चेंज करना चाहिए। बट ये आपको एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर पता होना चाहिए कि जो भी चीजें आप खा रहे हो हेल्दी समझ के, यू नीड टू लिमिट दैट। आपको चेक करना, देखना आना चाहिए कि ब्रेड में भी, आपके पास्ता में भी, आपकी सॉसेज में भी हिडन शुगर है। और शुगर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप बैठे बैठे कुछ मिनटों में ही 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। आपकी बॉडी इतनी ज्यादा वाइज है कि वो ये कैलकुलेट करके समझ जाती है कि इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने पर जितने न्यूट्रिएंट्स और जितना बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट मिला नहीं है। दैट्स वाई इट गेट्स अपसेट। और ऊपर से इतने ज़्यादा कार्ब्स और शुगर को कंज्यूम करके फिर उसको डाइजेस्ट करना बॉडी पर बहुत ज़्यादा हार्श होता है। अब थोड़े दिनों पहले मेरे पापा मेरे को एक फनी रील दिखा रहे थे, जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि अगर आपको सोने में दिक्कत होती है तो अपने पास वाले हलवाई की दुकान पर जाओ, 1 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर करो, बड़े से ग्लास में लस्सी को पियो, और फिर देखो आपको कैसी नींद आती है। और बात सच है, जब आप इतना कार्ब हैवी और ऊपर से उसमें फैट भी ज्यादा है, जब इतना आप हैवी मील को कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी के सारे रिसोर्सेज लगते हैं इतनी बड़ी मील को पचाने में। पहले हमारी बॉडी को उन कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, जिसमें से कुछ ग्लूकोज हम साथ के साथ एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको या तो हम लिवर में स्टोर कर लेते हैं या फिर वो एज बॉडी फैट स्टोर हो जाता है। और इस स्टडी के हिसाब से हर 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है, हर 1 ग्राम के साथ वो 3 ग्राम पानी अपने साथ अब्सॉर्ब करता है। सो जब भी आप अपनी फेवरेट मैगी खाते हो, बर्गर खाते हो, मोमोज खाते हो, पिज्जा खाते हो, या फिर जब आप फ्रूट्स की स्मूदी पीते हो, उतने जो कार्ब्स हैं उसमें, वो कार्ब्स साथ ही साथ आपके पेट से पानी निकालते हैं और उस पानी को आपकी स्किन के नीचे प्लेस कर देते हैं, जिससे कार्ब हैवी मील को कंज्यूम करने के कुछ घंटों बाद ही आपका फेस ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और आप मोटे लगते हो। आपको यह समझना होगा कि हंगर बहुत अलग होती है एपेटाइट से। हंगर का मतलब यह है कि आपकी बॉडी को एक्चुअल में खाने की जरूरत है, लेकिन एपेटाइट का मतलब यह होता है कि बस आपका खाने का मन कर रहा है, बिकॉज आपको फील हो रहा है कि आपने जो पिछली मील खाई थी अब वो डाइजेस्ट हो चुकी है और अब आपका पेट खाली है, तो नाउ यू आर रेडी टू ईट समथिंग एल्स। बट ऐसा नहीं होता, और मैं एक गारंटी देके कह रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो महीनों से एक्चुअल में ट्रू हंगर को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। जब आपका पेट खाली होता है और उसने पिछली मील को पूरी तरीके से प्रोसेस कर लिया है, यू कैन सिट विद दैट। अगर आपको थोड़ी थोड़ी भूख लग भी रही है, इट्स ओके, यू नीड टू लर्न टू कंट्रोल योर इंपल्सेस। अगर आपका मन कर रहा है खाने का, जस्ट वॉच दैट, वेट बिफोर यू ईट समथिंग। इनफैक्ट आयुर्वेद में भी ये बोला जाता है कि जितना हमारा पेट और हमारा मन खाली रहता है, उतना ही ये दोनों चीजें बेटर परफॉर्म कर पाती हैं। इसका मतलब चाहे आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना है या फिर क्लियरली सोचना है, यू नीड टू स्टॉप ऑर्डरिंग ऑनलाइन। जोमैटो और स्विगी को इतना फ्रीक्वेंटली खोलना बंद करो, बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बार बार खाना बंद करो, कुछ गैप रखो। जब भी आप कोई मील खा रहे हो, उतना खाओ ताकि आपके पेट में कुछ ना कुछ स्पेस बची रहे। थोड़ी सी भूख रहे, वो एक अच्छी मील होती है। अगर आप 100% खुद को फिल कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। शुगर को रिड्यूस करो, और जब भी आप कोई मील खा रहे हो, जब आप 1, 2 या 3 जो आपकी बड़ी मील्स होती हैं, तब उसके बाद 10 या 15 मिनट की वॉक लो, ताकि जो भी आपका शुगर स्पाइक हुआ भी है वो जल्दी से वापस से अपनी बेस लाइन पर आ जाए। टिप नंबर 4, ईट योर ग्लो। एक सही तरह से ऑर्गेनाइज करी गई खाने की प्लेट आपकी स्किन, आपकी हेयर और आपकी अपीयरेंस के साथ वो जादू कर सकती है जो ये महंगी महंगी सीरम्स करने का बस दावा करती हैं। साल 2011 से 2015 तक डॉक्टर आयन स्टीफन ने कई ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज करी, जिसमें यह पता चला कि जब हम अपनी डाइट में केराटिनॉइड रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं, तब वो हमारी
स्किन की अंडरटोन को चेंज करते हैं और हमें एक गोल्डन ग्लो देते हैं। कैरोटेनॉइड्स बेसिकली वो येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स होते हैं जो आपको ऑरेंज कैरेट्स, पपाया, ऑरेंजेस, येलो कैप्सिकम और मैंगो जैसे फूड्स में देखने को मिलते हैं। और जब ये कलर्ड पिगमेंट्स हमारी स्किन में मौजूद केराटिनोसाइट सेल से मिलते हैं, तब ये हमारी स्किन के कलर को अंदर से चेंज करते हैं। खुद सोचो, हमारे एवोल्यूशन के दौरान नेचर में अच्छी क्वांटिटीज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता था। रिसोर्सेज इतने लिमिटेड थे कि हमारी आंखें इस गोल्डन ग्लो को डिटेक्ट करने के काबिल बन गई हैं, क्योंकि जिस भी इंसान के फेस पर ये गोल्डन ग्लो होता, हमें पता लग जाता कि इसके इलाके में काफी अच्छी क्वांटिटीज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होंगे और ये इंसान हाईली रिप्रोडक्टिव भी है। यहां पर गोल ये नहीं है कि अब आप अपनी डाइट में बहुत सारी ऑरेंज कैरेट्स ऐड कर दो या फिर मैंगो ज्यादा खाना शुरू कर दो। गोल है डाइवर्सिटी, कि जब भी आप अपनी प्लेट अपने सामने देखते हो, वहां पर आपको कितने कलर्स देखने को मिलते हैं। जितने ज्यादा कलर्स के वहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे, उसका मतलब ये होगा कि उतने ही वेरिएंट्स आप न्यूट्रिएंट्स के खा रहे हो, उतना ही ज्यादा आपकी डाइट बैलेंस्ड है। तो अगली बार जब आप कोई भी मील लेते हो, वहां पर ये एक्सरसाइज करो, काउंट द कलर्स। आपको अपनी प्लेट में रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल कितने कलर्स दिख रहे हैं। जितने ज्यादा कलर्स दिखेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपकी बॉडी को और ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना पाएंगे। टिप नंबर 5, फाइंड योर सेलिब्रिटी ट्विन। ये चीज 100% आपके साथ भी हुई होगी। आप सैलून में अपने स्टाइलिस्ट के पास एक मॉडल या फिर सेलिब्रिटी फोटो लेकर जाते हो और बोलते हो कि मुझे इस तरह की लुक चाहिए, और वो भी बोलते हैं कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा। लेकिन आधे घंटे के बाद जब आप खुद को मिरर में देखते हो, तब आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। आपको ये रियलाइजेशन होती है कि आपके और उस मॉडल या सेलिब्रिटी के फेस में एक डिफरेंस है, जिस वजह से जो चीजें उसके फेस पर सूट करती हैं, वो शायद आपके फेस पर सूट ना करें। इमेजिन करो कि आपकी हाइट है 5'9" और आपने एक बहुत सुंदर, बहुत महंगा 3-piece सूट पहना है, लेकिन ये सूट टेलर था 6'4" वाली हाइट के बंदे के हिसाब से, और ये सूट आप पर उतना अच्छा नहीं लग रहा। नॉट बिकॉज कि सूट में कोई प्रॉब्लम है, सूट तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो बस बना किसी दूसरे फ्रेम के लिए है। सेम थिंग गोस विद योर अट्रैक्टिवनेस। ज्यादातर लोग खुद की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने में फेल इसलिए ही होते हैं बिकॉज हम किसी के बियर्ड स्टाइल को, किसी के हेयर स्टाइल को, किसी के फैशन सेंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं बिना खुद के फेस के स्ट्रक्चर को समझे। बिकॉज आपके फेस का एक बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है, उसकी एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी है, बहुत यूनिक प्रोपोर्शंस हैं। कई फेसेस जो होते हैं वो बहुत एंगुलर होते हैं, कई फेसेस गोल और राउंड और सॉफ्ट होते हैं, कई लोगों की आईज जो होती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, कई लोगों की जॉज और चीक बोन्स काफी प्रोमिनेंट होती हैं। तो गोल कभी भी किसी को कॉपी करना नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज किसी इंसान पर अच्छी लग रही है तो हम सीधा सीधा उस स्टाइल को अपने ऊपर ले आएं और वो चीज हमारे ऊपर भी अच्छी लगेगी, बिकॉज 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा। गोल होना चाहिए यह समझना कि आपके स्ट्रक्चर के साथ सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, और इसका सबसे आसान शॉर्टकट होता है अपने सेलिब्रिटी ट्विन को ढूंढना। इसलिए नहीं क्योंकि आप उस इंसान के जैसा बनना चाहते हो, बट बिकॉज यू वांट अ ब्लूप्रिंट। ऐसे इंसान को ढूंढो जिसका फेशियल स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपके फेशियल स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब ये नहीं कि बस आपका स्किन कलर या फिर आपका हेयर टाइप जो है वो उस इंसान के साथ मैच कर रहा है। नो, आपकी आईज, आपकी चीक बोन्स, आपके फेस की लेंथ, आपके फेस की विड्थ, ये सारी चीजें आपको देखनी है और क्वेश्चन करना है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर, कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस ऐसी है जो ऑलमोस्ट जो मेरा आउटलाइन बन रहा है फेस का उसको रिजेंबल करती है। क्योंकि जैसे ही एक इंसान आपको ऐसा दिख जाता है, सडनली आपके पास सालों की रिसर्च है, आपको एकदम से पता लग जाता है कि कौन सी लुक उनके ऊपर काम करी, कौन सा कलर उनके लिए काम करता है, कौन सी बियर्ड की लुक फेल हो गई, कौन से कपड़े उन पर बहुत ज्यादा अच्छे लगे, या फिर कौन से सनग्लासेस की शेप उनके फेस के साथ बेस्ट सूट करी। इंस्टेड ऑफ गेसिंग, गलत शॉपिंग करके अपना पैसा वेस्ट करने के बजाय यू आर स्टडीइंग समवन विद अ सिमिलर फेशियल स्ट्रक्चर। स्कूल में ख्याति मेरे को एशमित और फवद खान बुलाती थी बिकॉज मेरा फेस लंबा है और उन एक्टर्स का फेस भी काफी लंबा है। और कमेंट्स में अब मैं देखता हूं कि आप बोलते हो कि रविंद्र जडेजा भी अब साइकोलॉजी वीडियोस बना रहा है, तो आपके आसपास के लोग आपको बता देते हैं कि आपका सेलिब्रिटी ट्विन क्या है। एक बार जब आपको ऐसा चेहरा मिल जाए जिसकी आउटलाइन आपके जैसी है, तब उसके बाद सिंपली ये क्वेश्चन करो कि उस इंसान के लिए क्या चीज काम करी, और उनके सालों की फोटोज को अपने रेफरेंस की तरह यूज करो। टिप नंबर 6, इंप्रूव स्लीप क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जब भी लोग स्लीप के बारे में बात करते हैं तब उनका यही क्वेश्चन होता है कि मुझे कितने घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या फिर 9 घंटे। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि यह सही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि दो लोग अगर सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी करने के बाद, सेम तरह की डाइट लेने के बाद, सेम तरह के स्ट्रेस को झेलने के बाद अगर सोने जाते हैं, और अगर वो सेम
ड्यूरेशन के लिए सोते हैं तो उठने के बाद उन दोनों के फेस फिर भी काफी अलग लगते हैं। एक इंसान का फेस काफी ब्राइट, काफी फ्रेश और काफी चिजल्ड लग रहा होता है। ही लुक्स वेरी फुल ऑफ एनर्जी और उसकी आंखों में आप देख सकते हो कि ही इज फुल ऑफ लाइफ, इसमें मोटिवेशन है कुछ करने के लिए। जबकि दूसरा इंसान जब उठता है तब 8-9 घंटे सोने के बाद भी वो बोलता है कि यार और सोने दो। उसमें बहुत ज्यादा थकावट होती है, उसमें एग्जॉस्शन होती है, उसकी आंखें जो होती है वो पफी होती हैं, उसका फेस राउंडेड होता है और उसके फेस में बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन होता है। सेम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप बट डिफरेंट रिजल्ट्स। और आप ये समझ सकते हो इसी चीज से कि जो हमारी अट्रैक्टिवनेस होती है इट सोलली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ स्लीप, नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। अपने फोन को चार्ज करने के बारे में सोचो, क्या आप अपने फोन को एक स्लो चार्जर के साथ जिसकी तार भी टूटी हुई है उसके साथ चार्ज करोगे जो 8 घंटे लगाकर धीरे धीरे आपके फोन को चार्ज करता है, या फिर आप एक फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करोगे जो आधे घंटे में ही आपके फोन को चार्ज कर देता है? गोल कभी भी टाइम था ही नहीं, गोल हमेशा से रहा है रिकवरी का। ज्यादातर लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि वो उनकी स्लीप का डीपेस्ट स्टेज ही होता है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि जब वो डीप स्लीप में होते हैं तभी उनका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, उनकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन काम डाउन होती है और जो उसका दिमाग होता है, आपका दिमाग उसी समय पर जो भी पूरे दिन वेस्ट मटेरियल्स आप इकट्ठे कर रहे थे उसको ठिकाने लगा रहा होता है। इसी वजह से पुअर स्लीप सबसे पहले आपके फेस पर दिखती है। आप किसी इंसान को देखकर ही बता सकते हो कि ये इंसान ढंग से नहीं सो रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं है। उसकी स्किन साफ हो सकती है लेकिन फिर भी उसकी स्किन में ग्लो नहीं होगा। सो ये हैं कई तरीके अपनी स्लीप को और ज्यादा डीप बनाने के। सबसे पहले शाम के 6-7 बजते ही स्टार्ट wearing these amber glasses because our eyes are really sensitive to blue light. Blue light में बेसिकली वो सारी वेवलेंथ्स होती हैं जो सुबह के समय पर होती हैं। तो अगर आप पूरे दिन अपने स्मार्टफोन को देखते रहते हो, पूरे दिन लैपटॉप पर काम करते रहते हो और फ्री होने के बाद टीवी के आगे बैठ जाते हो, तो दिमाग के पास कभी भी ये सिग्नल ही नहीं पहुंचता कि अब रात हो चुकी है। तो बॉडी हमेशा ही आपको अलर्ट रखती है, आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाए रख के। हमेशा आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है जिससे आपका ग्रोथ हार्मोन उतना नहीं बढ़ पाता, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं बढ़ पाता और बॉडी के पास कोई ट्रिगर ही नहीं होता कि वो मेलेटोनिन को, यानी जो स्लीपिंग हार्मोन होता है, उसको रिलीज करे। बट व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग दीज एम्बर ग्लासेस, होता क्या है, ये पूरी ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देती है। ब्लू लाइट को ब्लॉक करना इज वेरी यूजफुल एट नाइट बिकॉज इससे आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि नाउ इट इज टाइम टू रिलैक्स। आपने अपने फोन में एक ऑप्शन देखा भी होगा आई प्रोटेक्शन का। आई प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप टैप करते हो, आपने नोटिस करा होगा कि जो स्क्रीन है अब वो ब्लूइश दिखने के बजाय अब वो रेडिश या फिर थोड़ी सी ऑरेंजिश सी दिख रही है। वो ऐसा क्यों होता है? वो चेंज इसलिए ही होता है बिकॉज ब्लू लाइट कॉन्स्टेंटली हमारी आईज को टायर आउट करती है, उनको थकाती है। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती है और आपका सोने का समय करीब आ रहा होता है, स्टार्ट ब्लॉकिंग आउट ऑल द ब्लू लाइट अराउंड यू। अगर आप एक और चेंज कर सको तो आप ये भी कर सकते हो कि जो आपके रूम में कोई बल्ब या फिर ट्यूबलाइट है, रिप्लेस एटलीस्ट वन ऑफ देम विद अ वार्मर लाइट। कोई ऐसी लाइट जो व्हाइट लाइट देने के बजाय येलो लाइट देती है। और अगर उसके आसपास लैंप जैसी कोई कवरिंग है, कोई आउटर शेल है, तो इट इज और बेटर बिकॉज उसमें क्या होगा, जो उसकी लाइट है जो आंखों में डायरेक्टली चुभती, वो उसको डिफ्यूज कर देती है और लाइट को और ज्यादा सॉफ्ट बना देती है। अगर आप ये चेंज नहीं कर सकते हो तो दीज ग्लासेस आर द बेस्ट। कंपनी का नाम है स्लीप एक्सा। इनके अलावा एक और चीज जो आपको अपने रूटीन में ऐड करनी है वो ये है कि जैसे आप सुबह उठते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना काम करना शुरू कर दो। बिकॉज बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि सुबह जब उनकी बॉडी और उनका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश है, वो सबसे ज्यादा पीक प्रोडक्टिविटी पर काम कर सकते हैं, वो उस समय को वेस्ट कर देते हैं। वो उस समय अपनी कॉफी पी रहे होते हैं, अपनी चाय पी रहे होते हैं, अपनी फैमिली से गप्पे मार रहे होते हैं, नहाने धोने जा रहे होते हैं या फिर जिम के लिए निकल रहे होते हैं। और जो काम एक्चुअल में जरूरी है, जिससे उनके घर में पैसा आएगा, जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उस मेन काम को वो डिले करते चले जाते हैं। और इससे होता क्या है, ये लोग टाइम पर सो नहीं पाते बिकॉज बहुत सारे लोग उतना काम दिन में करते ही नहीं है जितना काम करने के बाद आपको एक बहुत डीप स्लीप आ सके, क्योंकि आप बेड में भी दिन के बचे हुए काम के बारे में ही सोचते रहते हो। आप बेड पर भी वो सारी प्रॉब्लम्स ले आते हो जो प्रॉब्लम्स आपको सुबह ही टैकल कर लेनी चाहिए थी। इसलिए सुबह उठो और जो आपका पीक फोकस वाला स्टेट है उसको यूटिलाइज करो। एंड लास्टली, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ दो। बिकॉज मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है कि जो भी इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा होता है, वो वही इंसान होता है जो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहा होता। जब बॉडी में एक्सेस एनर्जी बची रह जाती है, वही ट्रेवल अप करके आपके माइंड में घूमती है ताकि वो एनर्जी खुद को बर्न कर सके। इट इज बेसिकली योर अनयूज्ड कर्मा। जो आपकी बॉडी में एक्सेस एनर्जी है, जो एक्चुअल में एक्शन बनना चाहती है, कर्म बनना चाहती है, अगर आप उसे यूज नहीं करोगे तो वो कोई और
कार्मिक फॉर्म लेगी। जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कर्मा। और अगर आपकी बॉडी कुछ कर्म करना चाहती है मेंटली, तो उसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी ने इनफ फिजिकल कर्म नहीं किया है। तो जो भी इंसान इतना ज्यादा ओवरथिंक कर रहा होता है, सबसे पहले मैं उसको यही एडवाइस देता हूं कि आपके अंदर जो भी अनयूज्ड एनर्जी है, सबसे पहले उसको बर्न करके आओ। बिकॉज तब हमें पता लगेगा कि आपकी एक्चुअल बेस लाइन क्या है। अदरवाइज होगा क्या, जो भी आपका दिन में काम बचा हुआ है, जो भी आप कर सकते थे बट कर नहीं पाए, जो भी उसकी इच्छा अंदर रह गई, जो भी आपने किसी और के पास देखा और वो चीज आपके पास नहीं थी, जो वो एनवी आपके अंदर आई लेकिन आपने उस पर कुछ भी काम नहीं किया, बिना एक्शन के माइंड बहुत ज्यादा सोचता है। अगर आपके पास में मे बी आपके साथ कुछ हुआ था, कुछ बुरा हुआ था, इट्स ओके। बट अगर आप ये बोलो कि यार कुछ हुआ था तो अब मैंने क्या करना है, आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट माई पास्ट, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे को लाइफ में कुछ और करने की जरूरत है। इट डज मीन दैट, बिकॉज एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी ने पास्ट में बुरा किया भी था तो उसके साथ भी बुरा होगा, बट आपकी लाइफ में आपको खुद ये देखना है कि जिस स्टेज पर मैं हूं, यहां पर अगर मैं खड़ा हूं, वहां पर मेरे को जाना है। कोई और थोड़ी आपको वहां पर पहुंचाएगा, आपको खुद ही तो चलना है। तो इट इज योर कर्मा, योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उठो और काम करो, बर्न योर सेल्फ अप, यू विल फील गुड। और जब आप रात को बेड पर जाओगे, यू विल हैव अ बेटर स्लीप, इट इज माई गारंटी। सो ये थी वो सारी चीजें जो मैं अपने ऊपर यूज करता हूं और ज्यादा अट्रैक्टिव बनने के लिए। आई एम नॉट द बेस्ट लुकिंग गाय, बट हमारी लाइफ में हमारा अकेला गोल यही होना चाहिए कि जहां पर भी अभी हम अपनी लाइफ में खड़े हैं, कैसे हम वहां से 1 कदम 2 कदम या 3 कदम आगे बढ़े हैं। हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ एंड हाउ कैन वी बिकम बेटर। इन चीजों को और गहराई में समझने के लिए और हमारे लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करने के लिए क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।